नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह के एक इंटरव्यू ने इस वक्त खलबली मचा रखी है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी का मुद्दा हो, बिहार में चल रहा है एसआईआर हो, राहुल गांधी की तरफ से उठाया जा रहा वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा हो, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद विशाल, बहुत बधाई आपको, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बर्खास्तगी का जो एक नया बिल सामने आया है, इसे लेकर काफी चर्चा चल रही है, जेपीसी में जाने की बात हो रही है। अब मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून जो डिक्रिमिनलाइज करता है राजनीति को, एक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वक्त में इस तरह की शुरुआत की थी और आपकी पार्टी के सत्ता में रहते हुए भी एक समय कानून आया था कि भाई 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो तो सदस्यता चली जाएगी। राजनीति से अपराधियों को दूर कैसे किया जाए, स्वच्छ राजनीति कैसे हो, यह पहल तो आप भी चाहते थे। आज इसी तरह की एक कोशिश दिखती है कि 5 साल या इससे ज्यादा की सजा का जिसमें प्रावधान हो, ऐसा अगर कोई केस आप पर हो गया और 30 दिन तक आपको हिरासत में रहना पड़ गया तो फिर आप पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? ये मूल रूप से विशाल भाई एक तख्ता पलट कानून। हम जो कानून लेकर के आए थे, सजा जिसको हो जाती है 2 साल से ज्यादा की या 2 साल तक की, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आरोप को अपराध बनाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये मूल संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कानून है। इसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को भी इस दायरे में कर दिया, तो क्या ये कहना चाहते हैं अमित शाह जी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करने के लिए कोई आदेश जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप इस चीज को देखिए, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। जिन लोगों ने इस कानून को ड्राफ्ट किया है वो लोग संविधान को या तो जानते नहीं या जाहिल हैं और या फिर संविधान को पलटना चाहते। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि देश का कोई भी कानून बनेगा संविधान के मूल ढांचे के भीतर बनेगा। हमने अन्ना हजारे का जो आंदोलन था लोकपाल के लिए, लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री आते हैं। जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी करने का आदेश दे सकते हैं, राष्ट्रपति बाध्य हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय मानने के लिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्रधानमंत्री। तो क्या प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी की सिफारिश करता हूं? एक बात। दूसरी बात, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ईडी का दुरुपयोग जिस तरीके से पिछले पीएमएलए कानून का दुरुपयोग 2014 से हो रहा है, लगभग 95% जो राजनीतिक केस है वो विरोधियों के ऊपर है और जिसमें किसी में भी सजा नहीं हुई। आप क्या करते हैं? ईडी का कानून लगाते हैं, पीएमएलए की धाराएं लगाते हैं और पीएमएलए की धाराओं में जमानत जो है एक तरीके से इम्पॉसिबल है और 6 महीने से लेकर 1 साल तक तो इम्पॉसिबल है जमानत, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। तो सत्येंद्र जैन का केस आपके सामने है, देखिए। तो यहां पर पीएमएलए कानून लगा करके आप किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिए और 30 दिन तक जो है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए, उसकी सरकार गिरा दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो किसी दल का वही होगा ना जो सबसे ज्यादा क्या नाम योग्य नेता होगा या सबसे वरिष्ठ नेता होगा। उसको हटा करके बाकी लोगों को आप अपने यहां शामिल कर लीजिए। तो ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी वाले डिक्टेटरशिप का कर रहे हैं, इसको हम नहीं होने देंगे। ये देश के विरुद्ध है, लोकतंत्र की हत्या की तरीके से और देश के संविधान के विरुद्ध है और संविधान विरोधी हम कोई काम किसी को नहीं करने देंगे। जी, बीजेपी का कहना है कि चलिए मान लीजिए कि गिरफ्तारी हो गई और राजनीतिक वेंडेटा के वजह से गिरफ्तारी हो गई। गृह मंत्री ने कहा कि अगर केस फर्जी है तो इस देश के हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके थोड़ी ना बैठे, अगर उन्हें लगेगा जमानत दे देंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आप बताएं ना मेरे को कालरा साहब, गुजरात में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा मानहानि के केस में दी। मानहानि का कानून जब से बना था 250 साल से, उसमें पहली सजा थी जो 2 साल की थी। उसके बाद उसको सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा, हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने वो सजा पे रोक लगाई और इतना जाने में राहुल गांधी जी को, आपको मालूम है कितना समय लगा था? लगभग 8 से 9 महीने। तो राहुल गांधी जी तो खत्म थे।
आपके सामने मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा उदाहरण सत्येंद्र जैन का ले लीजिए, तीसरा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का ले लीजिए, चौथा उदाहरण हेमंत सोरेन का ले लीजिए, पांचवा उदाहरण आप क्या नाम इसका संजय सिंह का ले लीजिए। किसकी जमानत 29 दिन में हुई कि कौन 29 दिन में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाया? ये भारतीय जनता पार्टी के जो एक स्लोगन मॉन्गरिंग तो जो का तरीका है उस पर मत आइए, और इसके साथ जो इकोसिस्टम भारतीय जनता पार्टी का मीडिया के साथ मिल करके है उसको भी ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता है। आप बताइए ना, आप स्वयं बताइए, आपके ऊपर पीएमएलए कानून के अंतर्गत आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता है, आप सुप्रीम कोर्ट 1 महीने के अंदर चले जाएंगे क्या? हम जानते हैं कि आपके ऊपर क्या आपको मिलेगा, ईडी को आपके यहां से आप निर्दोष भी साबित हो जाएंगे, लेकिन 4 साल बाद, 5 साल बाद और 6 महीने से 1 साल आप जेल में रहेंगे, ये तय है। आपको कोई नहीं निकलवा सकता। अगर आप ये गारंटी करें क्या नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो जाएगी या सजा हो जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6 महीने लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में, क्योंकि पहले आपको लोअर से खारिज करानी है, उसके बाद सेशन से खारिज होगी, उसके बाद हाई कोर्ट से खारिज होगी, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट। तो मसला ये है, इसलिए ये कानून जो है संविधान विरोधी है। इसमें सबसे ताजा एग्जाम्पल जो मिलता है वो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का मिलता है, जो 6 महीने तक जेल में रहते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं। मान लेते हैं एक वक्त के लिए, बिल्कुल मान लेते हैं कि जिस पर केस किया गया, जिसको पकड़ा गया, जिसको जेल में रखा गया, साहब वो बिल्कुल निर्दोष है। मान लेते हैं एक वक्त के लिए किसी भी नेता पर यह केस हुआ, वो निर्दोष है, आगे चलकर उसे बेल मिल जाएगी या वो रिहा हो जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। लेकिन एक वक्त जरा सोचिए कि स्थिति क्या है उस प्रदेश की जिसका मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा वक्त से जेल में है। वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकता है, वो फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकता है, उसके प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है उस पर उसकी सीधी नजर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की वो करोड़ों जो जनता है उसका क्या, उसे मतलब उसकी गलती क्या है? उसे कम से कम एक ऐसा नेता मिलना चाहिए जो उसके सामने कुर्सी पर बैठा हो, उसकी समस्या सुन सकता हो। हमारे मीडिया के मित्रों को एक्सेप्शंस को रूल नहीं बनाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा में जो बात हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आजाद हिंदुस्तान के 75 सालों अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और एक ऐसा केस बता दीजिए जिस केस में जेल जाते समय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिसका जो भी संवैधानिक पद पर हो, जिसका इस्तीफा ना हुआ। एक अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया, वो एक्सेप्शन है। आप मेरी बात बताइए, एक आदमी मुझे, दूसरा कोई एक आदमी, हेमंत सोरेन आए थे, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। आप बताइए। नहीं, लेकिन जैन आए, किसी भी परंपरा की ऐसे ही शुरुआत हो जाती है ना भाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना है भाई, मुख्यमंत्री इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये फैसला किया कि साहब मैं तो नहीं दूंगा इस्तीफा, मैं जेल से चलाऊंगा सरकार। तो आप एक काम करिए ना, तो आप ये करिए कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर हम इस कानून को बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर दोबारा से जेल जाएंगे तो हम इस कानून, क्या नाम, अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो हम ये कानून लागू करेंगे। समझ में? जब बाकी सारे के सारे लोग इस्तीफा दिए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया क्या? आप बताइए ना। कनिमोझी ने इस्तीफा नहीं दिया था, ए राजा ने इस्तीफा नहीं दिया था, आपको बताइए सुलेश कलमाड़ी ने इस्तीफा नहीं दिया था, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी इस्तीफा दिया जो भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे थे, सबने इस्तीफा दिया। आप 1000 आदमी वर्सेस एक आदमी की बात करके और उसको इस तरीके से लागू करना चाहते हैं जिसके दुरुपयोग की संभावना पीएमएलए कानून के साथ में ईडी के लिए बहुत बाएं हाथ का खेल। लोकतंत्र में हमारा संविधान यह कहता है कि 1000 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। 4000 से ज्यादा केस विरोधियों के ऊपर है, और जो विरोधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए या तो उनके केस खत्म हो गए ईडी के, पीएमएलए कानून के, या फिर उनकी फाइलें खो गई। आप बताइए हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ केस था या नहीं था? नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा नहीं, बहुत बड़ी फहरिस्त है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे नेताओं की। तो आज सत्ता के हाथ में एक ऐसा आप परमाणु अस्त्र देना चाहते हैं जिसका दुरुपयोग उन्हें करना ही करना है ईडी के साथ। आप ये हथियार देना क्यों चाहते हैं? आप ये हथियार देना क्यों चाहते हैं? आप बताइए ना। राजनीति में लोकतंत्र जो है होता है वो बहुमत से चलता है, लोकतंत्र बहुमत से बनता है, सरकारें सर्वमत से चलता है। ये कानून लोकतंत्र की, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, और जैसा हम
ने ईडी के कानून में, जब पीएमएलए कानून में 2017 में, इन्होंने 18 में जब ये संशोधन किया था कि साहब अब जमानत नहीं होगी तब तक जब तक कि कोर्ट का जस्टिस ये 100% श्योर ना हो जाए कि ये आदमी निर्दोष है। अरे भाई, जब ये 100% श्योर हो जाएगा तो केस ही खत्म हो जाएगा ना, फिर जमानत की कहां आवश्यकता है। आज की डेट में जमानत के कानून, या तो आप एक काम करें कि साहब इस चीज को कहें कि साहब जैसे ही आपके ऊपर आरोप होगा, आपकी 30 दिन के अंदर यह तय हो जाएगी कि आपको जमानत हो सकती है कि नहीं, या फिर आप अपराधी, और अपराधी होते ही सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती। आप आरोपी को अपराधी क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए अपराधी बनाना चाहते हैं कि आप इस देश में डिक्टेटोरियल एटीट्यूड लाना चाहते हैं, या आप इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आप इस देश के संविधान की आत्मा को मारना चाहते हैं। क्या सुरेंद्र राजपूत साहब आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया ऐसा कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आगे कभी भविष्य में नहीं करेगा, ये कहते हुए कि साहब देखिए ये तो पीएमएलए कानून का दुरुपयोग है, मुझे जबरदस्ती फंसा दिया गया है। अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, किसी मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के जेल जाना पड़ गया, 30 दिन का वक्त बीत गया, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात की गारंटी लेती कि साहब हम तो पहले इस्तीफा लेंगे, आपको जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे? कांग्रेस पार्टी ने राजनीति के उच्च मानदंड हमेशा बना के रखे हैं। पिछले 75 साल में कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता कांग्रेस के ऊपर। एक भी केस ऐसा नहीं हुआ, ना एक केस ऐसा होगा। राजनीति में शुचिता अपनी बहुत आवश्यक है। नैतिक मूल्य, मॉरल ग्राउंड्स पर हम लोग राजनीति करते हैं। आज तक एक केस नहीं हुआ, आगे एक केस नहीं होगा, हम तो गारंटी ले सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से जितने लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, किसी के एक के ऊपर उन्होंने आरोप के लिए कोई कमेटी बनाई क्या? कोई जांच की क्या? किसी ने इस्तीफा दिया क्या? आप बताइए ना। ये भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी रेल मिनिस्टर में ललित नारायण मिश्रा, जब क्या नाम एक रेल दुर्घटना हुई थी, ललित नारायण मिश्रा से इस्तीफा ले लिया था, माधवराव सिंधिया जी से इस्तीफा ले लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी का रेल मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। 4 जून से लेके अब तक कम से कम 40 से ज्यादा बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। शायद 40 या 45 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और अनगिनत लोग घायल हो चुके हैं, अनगिनत डब्बे नीचे उतर चुके हैं। किसी ने इस्तीफा दिया या किसी ने इस्तीफा मांगा? राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते, तो उनके यहां इस्तीफे नहीं होते। हमारे यहां तो मॉरल ग्राउंड पे भी इस्तीफे होते हैं, जहां हमारी गलती भी नहीं होती, हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं। जेल जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारा इंडिया गठबंधन का हेमंत सोरेन को जबरदस्ती जेल भेजा, इस्तीफा देके गए ना। पर आप मानते हैं पार्टियां टूटने का खतरा भी उतना ही बड़ा है? आपने हेमंत सोरेन का जिक्र किया, इसलिए मैं कह रहा हूं चंपई सोरेन ने क्या कोशिश की थी वो सबने देखा। क्या असल में डर यही है कि अगर हमारा सबसे काबिल, सबसे योग्य नेता गया जेल तो पीछे से पार्टी जाएगी टूट और फिर पार्टी बचाना संभव नहीं रह जाएगा? मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूं? यही तो कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के मन में यही तो है कि सबसे मजबूत नेता को फर्जी आरोपों में जेल भेजो, जैसे हेमंत सोरेन को भेजा था, पीछे किसी को भी चंपई सोरेन बना लो। यही तो बात है। और चंपई सोरेन बना करके पूरी, वो तो झारखंड की महान जनता थी, आदिवासियों का जननायक जिंदा था उस वक्त में, शिबू सोरेन जिंदा थे, वरना तो ये पार्टी लेकर के भाजपा ले उड़ती सारी की सारी। यही तो हमारा प्रश्न है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही तो बात है। यहीं पर तो भारतीय जनता पार्टी का खेल यहीं पर है। जो बात आप कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूं। ये अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का पोल प्लान है। वो चाहते हैं कि वो तो चाहते हैं कि सिर्फ या तो माइट इज राइट, या तो हमारे साथ रहो और नहीं तो हम आपको जेल रखें। पूरे देश को ये चिड़ियाघर नहीं जेल खाना बना देना। और आपकी रणनीति क्या है सर? रोकेंगे कैसे? संसद का नंबर गेम तो करीब करीब उनके पक्ष में है, रोकेंगे कैसे आप कानून को? उनके पक्ष के लोग भी तो उसी डर में हैं। कल की डेट में मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी की या नरेंद्र मोदी जी कोई बात नहीं मानते, उनके घर भी ईडी की रेड हो जाएगी, उनके यहां भी पीएमएलए कानून लग जाएगा, उनके यहां भी 30 दिन का जो है वो रख लेंगे, उनको भी जमानत नहीं 6 महीने मिलेगी, उनके यहां भी उनका पपेट कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ये खाली खतरा हमारी पार्टी को थोड़ी है, खतरा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है ना। आपको लगता है बीजेपी के सांसद इसके खिलाफ वोट करेंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। हमें तो पूरा भरोसा है। बीजेपी की भी जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, जिनको अपनी अपनी जान भी बचानी है, मैं आपको बताऊं, हमें तो खतरा बाद में है, भारतीय जनता पार्टी को तो खतरा पहले। मैंने तो एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर रेड हो जाती है,
नहीं मान रहे हैं गुजरात की लॉबी की वो बात। आज की डेट में जिस तरीके से दिल्ली और लखनऊ का संघर्ष चल रहा है, मान लीजिए नहीं मानते योगी आदित्यनाथ जी उनकी बात, उनके घर भी ईडी की रेड हो जाएगी। जैसे ईडी की रेड होगी वैसे ही कहेंगे कि साहब ये था वो था, निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन जेल में योगी जी बंद। और उसके बाद अपने आप स्वतः हो गया भाई, मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड है, कानून है, ये है वो है। योगी जी की तो राजनीति खत्म ना, ध्वस्त। और ये बात खाली योगी जी के लिए नहीं, मोहन यादव जी के लिए भी लागू होती है, भजन लाल शर्मा के लिए भी लागू होती है, विष्णु सहाय के लिए भी लागू होती है, देवेंद्र फडणवीस के लिए भी लागू होती है, सबके लिए लागू होती है। तो भारतीय जनता पार्टी वालों चेत जाओ। ये लोकतंत्र का कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मैं अगले मुद्दे पर बढ़ना हमारा चाहूंगा। तो मैं अगले मुद्दे पर जाना चाहता हूं आपको लेकर, वोट चोरी का मुद्दा। वोट चोरी के मुद्दे का आगे क्या होने जा रहा है? क्या जो डेटा दिखाया गया, क्या जो आंकड़े दिखाए गए, कांग्रेस उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या उस डेटा पर आपको भरोसा है कि वोट चोरी हुए हैं? क्या उसे लेकर हलफनामा देने की स्थिति में आप हैं? उसे निर्णायक मोड़ तक कैसे पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी? दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली बात, डेटा हमारा नहीं, तो अगर हलफनामा देना है तो हलफनामा चुनाव आयोग दे। डेटा चुनाव आयोग का है, हमने उस चुनाव आयोग के डेटा को एनालाइज किया है, और अगर उस एनालिसिस में कोई कमी है या हमने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो चुनाव आयोग हमारे खिलाफ एफआईआर करे। हलफनामा तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि ये डेटा, चूंकि डेटा चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग हलफनामा दे कि ये डेटा सही है। एनालिसिस अगर हमने गलत किया है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। तो हलफनामा तो चुनाव आयोग को, नंबर एक। नंबर दो, जो आरोप हमने लगाए हैं, राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में लगाए हैं, सेम आरोप, हूबहू सेम आरोप अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने चुनाव आयोग पर लगाए हैं। और हमने तो एक विधानसभा में लगाए हैं, उन्होंने तो 6 लोकसभाओं में लगाए। वायनाड में लगाए, मैनपुरी में लगाए, कन्नौज में लगाए, रायबरेली में लगाए, अमेठी में लगाए, आपके सामने वही आरोप। चुनाव आयोग उनसे तो हलफनामा नहीं। सुरेंद्र जी, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, मैं ये कह रहा हूं उन्हें शिकायत को कहीं लेकर नहीं जाना ना, वो तो मौजूदा सिस्टम से खुश हैं। आप मौजूदा सिस्टम से खुश नहीं है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं आप निर्णायक मोड़ तक इस लड़ाई को कैसे लेकर जाएंगे? अब यहां से अगला स्टेप क्या? पहले तो आपने हलफनामे की बात की, मैंने उसका जवाब दिया। हाँ। निर्णायक तो लड़ाई को देखिए, कोई भी पार्टी, किसी पार्टी में हैसियत नहीं है कि बगैर जनता की सपोर्ट के निर्णायक पोजीशन में। जनता जनार्दन है हमारी, हम तो कोर्ट नहीं जाने वाले। क्यों नहीं हम तो जनता के जाइए ना कोर्ट में सर, कोर्ट क्या चलेगा। दिक्कत है? क्यों जाए? बड़े चालाक हैं आप लोग, बड़े चालाक हैं भाजपा वाले, कोर्ट में फंसाना चाहते हैं। नहीं फंसेंगे हम कोर्ट में। जाए कोर्ट में चुनाव आयोग, जाए कोर्ट में भाजपा, हम क्यों जाए? हम तो जनता कोर्ट में चले गए। सबसे बड़ी जनता तो, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निर्णय क्या नाम वो नहीं मिल रहा था, न्याय नहीं मिल रहा, तो 5 जज जनता की अदालत में आए थे ना। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जनता की अदालत में आए थे। बिल्कुल नहीं आए थे? आपको याद है? नहीं है? बिल्कुल आए। तो हम भी उसी जनता जनार्दन की अदालत में जा रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए बिहार में ईवीएम पर आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, आप नहीं साबित कर पाए। वो कह रहे हैं कि क्या वोट चोरी साबित कर पाएंगे? फिर वही, वोट चोरी तो साबित है। 6,52,000 की कंस्टिट्यूएंसी में 1,02,50 वोट या तो फर्जी हैं या डुप्लीकेट हैं। गुरजीत सिंह डंग का वोट 4 जगह पर है। अब चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि इसने चारों जगह वोट दिया। यानी चुनाव आयोग मान रहा है कि 4 जगह पर वोट है, हमसे कह रहा है कि प्रूफ दीजिए कि हम गुरजीत सिंह डंग ने 4 जगह पे वोट दिया। हम कहते हैं वीडियोग्राफी दे दीजिए, तो कहते नहीं, वीडियोग्राफी में मां बहन की इज्जत खतरे में आ जाएगी। जैसे वो मतदान केंद्र नहीं, चेंजिंग रूम है क्या किसी शॉपिंग मॉल का? किस तरीके के लेम एक्सक्यूजेस भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव आयोग है इस वक्त, वो क्या नाम अपने आप को बचाने के लिए मां बहनों की इज्जत के पीछे छुप रहा है। इसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। इसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि चुनाव आयोग अगर क्या नाम वीडियोग्राफी नहीं दे रहा। हम तो कहते हैं कि हम 4 वोट उसने दिए हैं या नहीं दिए, जब आप वीडियोग्राफी देंगे हम आप ही की वीडियोग्राफी से निकाल के दिखा देंगे। और एक का नहीं दिखाएंगे, 1 लाख लोगों हैं।
एक आधा लोग नहीं है। कहीं पे त्रुटि होती है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की होती है। 20% वोटर्स की त्रुटि अगर मानी जाएगी तो 20% से तो सरकार बनती है, बिगड़ने की तो बात छोड़ दी, बिगड़ती तो 2% वोट से। तो जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग आपस में मिलकर के क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, इसके खिलाफ हम जनता में निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के सारे नेता वोट अधिकार यात्रा में बिहार में है। आज 8वां दिन है और आप जो है 1 तारीख को हम लोग पटना में इसकी बड़ी रैली करेंगे। कल वहां पर जो है प्रियंका गांधी जी जा रही हैं, परसों स्टालिन साहब जा रहे हैं, 30 तारीख को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्या नाम डीके शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी भी आ रहे हैं, हेमंत रेड्डी, पूरा इंडिया, उद्धव ठाकरे जी, पूरा इंडिया गठबंधन वहां पर आ रहा है, यात्रा में आ रहा है। हम तो जनता के बीच में हैं, इस बेईमानी को आपके सामने लेके जा रहे हैं। हम तो ये भी बता रहे हैं लोगों को कि गिरिराज सिंह का जो मृतक रिश्तेदार है वो वोटर लिस्ट में जिंदा है, और नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, नौजवान, महिला, किसान जो इस वोटर लिस्ट में मरे हुए हैं वो सब जिंदा है। हम तो जिंदा लोगों के साथ चाय राहुल गांधी जी पी रहे हैं। जो वोटर लिस्ट में मरे हुए लोग हैं बिल्कुल, उनके साथ राहुल गांधी जी चाय पी रहे हैं आपके सामने। तो हम तो जनता की अदालत में गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, बिल्कुल। नगर-नगर आपने जा जो रहे हैं, सवाल उठाए हैं नगर-नगर जा रहे सर, हैं। बहुत गंभीर सवाल है। आपने भले ही कहा हो कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, अदालत में नहीं फंसेंगे, आप जनता की अदालत में हैं और हमारा काम है कि जितनी मजबूती के साथ आप इस बात को उठा रहे हैं, मीडिया भी उतनी ही मजबूती के साथ इस बात को आगे रखे। और एफएम न्यूज की ये कोशिश है कि आपकी आवाज को उतनी ही बुलंद तरीके से हम आगे रखें और इस बैलेंस को हमेशा बनाकर रखें, ताकि दोनों पक्षों की आवाजें बराबर जनता तक पहुंचे, जनता उन्हें सुने और फिर अपना फैसला सुनाए। क्योंकि आपने यही कहा कि सबसे ऊपर जनता है, जनता की अदालत में आप जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने कम से कम हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने में मदद की। इसी तरीके से सत्य को तथ्य के साथ पहुंचाते रहिए। आपके चैनल को भी बहुत बधाई और आपको भी बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।